स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो बेटा, मैंने कल की क्लास में आपको बोला था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ना बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं। पहले तो यही बात समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या था। मैंने आपको बताया था बेटा कि रिफ्लेक्स एक्शन हम उनको बोलते हैं कि वो नॉर्मल एक्शन जो होता है ना, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ वर्क करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, या तो स्पाइनल कॉर्ड वर्क करेगा या ब्रेन वर्क करेगा। अगर ब्रेन वर्क कर रहा है तो वो क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और अगर स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर रहा है तो बेटा वो स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यही तो था बेटा। और कल की क्लास में फिर मैं आपको बोल के गया था कि आपके बेटा इस चैप्टर में जो रिफ्लेक्स एक्शन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, बोलो बेटा, स्पाइनल वाला। तो उसको देख लेते हैं बेटा, वो क्या कुछ कहता है, देखिएगा जरा इधर। अगर बेटा मैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूं तो एनसीईआरटी ने बेटा यहां पर एक डायग्राम फॉर्म किया हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा जिस रिफ्लेक्स एक्शन को एनसीईआरटी ने यहां पर शो किया है उसका नाम है बेटा नी जर्क। अभी बेटा मैं इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा इधर। सुनिएगा बेटा इधर। ये बेटा मैंने आपका लोअर लिम्ब काम में ले लिया, और एक साइड बेटा एनसीईआरटी ने यहां पर डायग्राम बनाया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का, कुछ इस तरीके से बेटा। सुनो बेटा जी, इधर ध्यान दो। कल बेटा ये जो ऊपर वाले जो हॉर्न थे, कौन सा नाम दिया था इनको, वेरी गुड। और नीचे कौन सा हॉर्न बोलो बेटा, वेंट्रल हॉर्न। अब मैं आपको बेटा एक एग्जांपल देके बताता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा इधर। बेटा साइड होना थोड़ा सा, ये एमबीबीएस में बहुत करोगे बेटा अपन प्रैक्टिकल को। इसमें होता क्या है, जैसे आपका बेटा इसको आप एकदम रिलैक्स छोड़ दो, लोअर लिम्ब को छोड़ दिया। अब इसमें क्या करते हैं, एक यहां पर, हेलो सुनो बेटा, इसको एकदम रिलैक्स, आप ध्यान मत देना इस पे। और अचानक से जैसे यहां पर कोई आपका हैमर से ऐसे वार करता है ना बेटा, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा एंटीरियर डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अब आपको ना ऐसा लगेगा जैसे यहां पर है ना बेटा, इसको रिलैक्स छोड़ना, आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं घर पे जाके। और यहां से बेटा ऐसे इसमें कोई नुकीली चीज से ऐसे इसको प्रेस करना, तो हल्का सा ये जो पैर है ना बेटा, इस फ्लेक्शन वाली डायरेक्शन में जाता है। इसको बोलते हैं नी जर्क। अब ये कैसे होता है सुनना, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा बेटा इसका। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये वाला बेटा जो जोन था, यहां पर बेटा किसी ने हैमर से अटैक किया, ये देखो बेटा हैमर से। तो होता क्या है बेटा, ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जब बेटा यहां पर हैमर से अटैक होता है तो ये जो बेटा आपका लिम्ब है, मतलब ये पूरा लोअर लिम्ब होता है बेटा, इस वाले एरिया को आप लोग लेग नाम देते हो, पता है ना बेटा, लोकोमोशन मूवमेंट्स में पढ़ा होगा। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों के 3 पार्ट्स होते हैं, थाई, लेग और फुट। यहां पर आर्म, फोर आर्म और हैंड। तो बेटा ये जो लेग जो होता है ना, ये थोड़ा सा बेटा अपराइट पोजीशन में ऐसे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे इस तरीके से बेटा शिफ्ट हो जाता है। अब इसकी जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये कैसे होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर। इतना तुम्हारी समझ में आ गया कि थोड़ा सा बेटा इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। अब इसकी शिफ्टिंग होती कैसे है, इधर ध्यान दीजिए। जैसे बेटा यहां पर अटैक किया गया हैमर से बेटा यहां पर अटैक किया, तो यहां पर बेटा रिसेप्टर्स रहे होंगे, सेंसरी न्यूरॉन रहे होंगे। सेंसरी न्यूरॉन ने बेटा इस इंपल्स को यहां से कैच किया और बेटा कहां पर पहुंचा दिया, बोलो जरा, स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन बेटा जिस न्यूरॉन से पहुंचाया होगा वो कौन सा न्यूरॉन रहा होगा, स्यूडोपोलर। यस और नो, ये स्यूडोपोलर होता है बेटा पोलैरिटी के बेसिस पर।
लेकिन ट्रांसमिशन के बेसिस पर यह सेंसरी होता है। डायरेक्शन बेटा मैंने ये शो करी। अब बेटा ये जो इंपल्स है ये कहां पहुंच गया बोलना जरा, ये ग्रे मैटर में पहुंच गया। इस ग्रे मैटर के अंदर बेटा इस इंपल्स का एनालिसिस होता है कि कहना क्या चाह रहा है। तो सुनो बेटा, इस ग्रे मैटर के अंदर बेटा इस इंपल्स का क्या हो जाएगा, डिटेक्शन हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, और यहां पर बेटा ये एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब बेटा सुनिएगा, जैसे ग्रे मैटर के अंदर बेटा ये इंपल्स पहुंच रहा है, इस ग्रे मैटर से बेटा ये इंपल्स दो जगह जाता है। सुनना, यहां से दो मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। एक न्यूरॉन बेटा इस इंपल्स को लेके जाता है ये बेटा वेंट्रल रीजन वाली मसल को, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल। एक न्यूरॉन बेटा दूसरा जो निकलता है वो यहां से इस इंपल्स को लेके जाता है बेटा डॉर्सल रीजन वाली मसल को। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये दोनों के दोनों न्यूरॉन जो है ये कैसे होते हैं बोलो बेटा, मोटर। ये मोटर न्यूरॉन है बेटा, समझ में आया। अब सुनना जरा बेटा क्या होता है ये बेटा, नीजर कैसे हुआ मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, अगेन सुनना कि बेटा यहां पर हैमर मारा है ऐसे, अब ये ऐसे जा रहा था बेटा इस तरीके से, तो क्या हुआ, यहां से जो इंपल्स था वो बेटा पहले मेरे कहां गया बोलो, सीएनएस को, मतलब स्पाइनल कॉर्ड को गया। अब क्या हुआ बेटा कि यहां से जो मोटर न्यूरॉन आया था, ये जो अपर मसल्स थी ना बेटा वेंट्रल वाली, इसमें तो बेटा हुआ कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। और जो बेटा निचली वाली मसल्स थी डॉर्सल रीजन की, इसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन। तभी तो बेटा देखो नीजर होता है, देखो इस तरीके से ये जो वेंट्रल मसल है इनमें क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, और बेटा जो डॉर्सल मसल्स जो होती है इनमें क्या होता है, एक्सटेंशन। तभी तो बेटा ये जो अपराइट पोजीशन में आपका जो लेग है बेटा शिफ्ट हो गया, और इसी का नाम होता है बेटा कौन, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो दिया हुआ बेटा, इसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि नी जर्क है। कौन है बेटा ये, नी जर्क। इस पे से बेटा अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं और मोस्टली बेटा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं बता देता हूं बेटा, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि बेटा इस पाथवे का क्या नाम है, इसको ये सेंसरी न्यूरॉन का बना हुआ है ना बेटा, तो इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया हुआ है अफरेंट पाथवे। और इसको बेटा कौन सा दिया हुआ है बोलो जरा, इफरेंट पाथवे, क्योंकि बेटा ये मोटर न्यूरॉन का बना हुआ है। समझ रहे हो ना बेटा। अगर यहां पर बेटा ये अफरेंट पाथवे मतलब अफरेंट न्यूरॉन था, अफरेंट न्यूरॉन या बेटा सेंसरी न्यूरॉन, यहां से इसने इंपल्स को लिया होगा, इसका मतलब ये वाला जो जोन है ये बेटा कौन रहा होगा बोलो जरा, रिसेप्टर। समझ में आ गया। और ये जो होगा बेटा ये कौन सा जोन रहा होगा, इफेक्टेड। दोनों के दोनों, कोई दिक्कत बेटा किसी को। अब ये बेटा जो एक कंप्लीट है जो स्ट्रक्चर बनी है, इसी का नाम होता है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क समझते ना बेटा, पूरा ये जो पाथवे है, इफरेंट अफरेंट बीच में स्पाइनल कॉर्ड, इन सबको मिला के बेटा एक आर्क बन जाती है। समझ में आया। तो देखो बेटा 2 क्वेश्चन आए थे यहां से। एक बार तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया पूछा था, इसका नाम क्या होता है, तो पता है ना ग्रुप ऑफ साइटोन, मैंने कल भी बताया था बेटा, तो वो कौन होगा बोलो जरा, गैंग्लिया। पीएनएस में है ना, एक क्वेश्चन ये आया था। एक बार क्वेश्चन ये आया था, एनसीईआरटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। एनसीईआरटी ने बेटा सीबीएसई से, पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराता था, ये पूरा डायग्राम दे दिया और पूछा ये कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, और उस डायग्राम में नीचे लिखा हुआ था नी जर्क। मतलब एनसीईआरटी से पूरा फोटो उठाया और उसमें उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि नी जर्क नहीं लेना है। ऐसे पूछा गया था कि कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना, और उसमें ऑप्शन और डायग्राम में भी नीचे लिखा हुआ था नी जर्क है, और पहला ऑप्शन भी नी जर्क ही था। समझ रहे हो ना। तो बड़ा मिस्टेक हुआ था। एक बार ये क्वेश्चन आया था। अगला बेटा देखो क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो ये हो सकते हैं, ये इसमें कौन सा पाथवे है बेटा, आप याद रखना कि डॉर्सल हॉर्न पर कौन सा पाथवे होगा बोलो ना, अफरेंट, और बेटा वेंट्रल हॉर्न पर कौन सा होगा, इफरेंट। अब एनसीईआरटी में एक काम कर सकता है बेटा आपको बेवकूफ बनाने के लिए एग्जामिनर, कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। समझ रहे हो ना। आप बस एक बात याद रख लेना, अगर मान लो बेटा गलती से अगर इसको बेटा वो डॉर्सल हॉर्न लिख दे और यहां पर वेंट्रल लिख दे, समझ रहे हो ना, आप रटना नहीं, आप इतना याद रखना कि डॉर्सल हॉर्न से ऑलवेज सेंसरी न्यूरॉन आता है और वेंट्रल हॉर्न से ऑलवेज मोटर न्यूरॉन बाहर जाता है।
अब बेटा वो कहीं भी बना दे हॉर्न को, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे? क्योंकि मैंने आपको बताया है बेटा कि डॉर्सल हॉर्न से सेंसरी न्यूरॉन एंटर होता है और बेटा वेंट्रल हॉर्न से मोटर न्यूरॉन एग्जिट होता है। कोई बच्चे को बेटा यहां तक दिक्कत हो, परेशानी हो तो मेरे को कह दे जल्दी से। नहीं बेटा कोई प्रॉब्लम? अब एक बात और बेटा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे एक बात बताओ बेटा कि ये जो एनालिसिस हो रहा है इंपल्स का, जो सूडोपोलर न्यूरॉन लेके आ रहा है, ठीक है बेटा, जिस जोन के अंदर लेके आ रहा है, ये बेटा न्यूक्लियाई, गैंग्लियाई, ट्रैक्ट और नर्व, जहां पर इंपल्स का एनालिसिस हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के जिस पार्ट में इंपल्स का एनालिसिस हो रहा है वो न्यूक्लियाई, गैंग्लियाई, ट्रैक्ट और नर्व। न्यूक्लियाई ग्रे मैटर है ना, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ साइटोन, और ग्रुप ऑफ साइटोन अगर सीएनएस में तो न्यूक्लियाई। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं एक लाइन दूंगा, पता है क्या? अफरेंट पाथवे में गैंग्लियाई इंपल्स को न्यूक्लियाई को पहुंचाती हैं। नहीं आया समझ? बाउंसर गया। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन गैंग्लिया इंपल्स को, या समझ लो गैंग्लियाई इंपल्स को न्यूक्लियाई को पहुंचा रही है। नहीं आया समझ? डॉर्सल रूट गैंग्लिया और ये ग्रे मैटर है ना, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ साइटोन, और ग्रुप ऑफ साइटोन और सीएनएस में प्रेजेंट बोले तो न्यूक्लियाई। नहीं आई बात समझ में? एक बात बोलूं मैं आपसे, एक बताना, मतलब मुझे एक बात बताना कि बेटा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना, इसको कौन कैसे लीड करता है? गैंग्लियाई लीड टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई लीड टू गैंग्लियाई। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? गैंग्लियाई लीड टू न्यूक्लियाई। कुछ हाथ पहले पड़ रहा है? इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ये लास्ट लिमिटेशन है। हाँ जी, ना डॉक्टर साहब मैंने पहले बोला अफरेंट पाथवे, मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो इफरेंट में जाता है। मेरी पहली लाइन ही यही थी, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन अफरेंट पाथवे में। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। चलो इधर देखो बेटा, मैं लिखा देता हूं इस वर्ड को यहां पर कि ये कौन है, बोलो बेटा। ये न्यूक्लियाई है, भूलना नहीं है ना, इसको नोट कर लो बस। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है ना ग्रे मैटर, इसको बेटा न्यूक्लियाई भी लिख लो, है ना। और हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ था ही नहीं इसमें। अब ध्यान रख लेना बस, है ना, कि गैंग्लियाई ने न्यूक्लियाई को पहुंचाया कि न्यूक्लियाई ने गैंग्लियाई को पहुंचाया, है ना बेटा। फिर बोलेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी, और दोनों वर्ड एनसीईआरटी में है। एक को दिया हुआ है हिस्टोलॉजी में और एक को दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन में। चलो बेटा आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सुनो बेटा, अब इधर ध्यान दो, एक बात बता देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी वाली। इस चैप्टर के अंदर बेटा एक टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं आपसे, फिर बेटा मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट से शुरू करूंगा, जिससे बेटा कुछ एक बच्चों को जो इंपल्स का जो मैकेनिज्म था ना वो समझ में आ जाए। मैं सेंसरी और उनको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले उसको डिस्कस कर लूंगा, आगे फिर वो यूज माना है, फिर आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, है ना बेटा। और सीपीआर वीपीआर की टेंशन वेंशन मत करो, मैं हूं तो सीपीआर है, मैं नहीं हूं तो कोई सीपीआर नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? मार्क्स चाहिए, 2 दिन सिलेबस लेट हो जाएगा, डजन मैटर, ठीक है ना। मान लो बेटा वो 5 जनवरी को होना है, 10 को हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ऐसा पढ़ो कि बस फिर जूलॉजी को बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रहा है जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं? मत भागो बेटा, रैबिट नहीं बनना है, वो आज तक कभी रेस जीता नहीं, टॉर्टॉइस बनना है, कछुआ बनना है ना बेटा, बहुत धीरे धीरे चलना है। इस एनर्जी को सेव करके चलो, इसको भी ऐसे जाया मत करो। सुनो बेटा इधर, एक बेटा मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन समटाइम आए हैं बेटा। पीवाईक्यू देखोगे ना, ज्यादा पुराने बात नहीं कर रहा, 3-4 साल पहले भी क्वेश्चन आए। सुनिएगा बेटा इधर ध्यान दो, आपने ऐसा कुछ सुना पड़ा होगा, जब बेटा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन,
इन एक्सॉन। बेटा आपने जब पढ़ा होगा ना इंपल्स कंडक्शन, तो देखो एक बात बताता हूं। मान लीजिए बेटा ये आपका कोई एक्सॉन है, और एक्सॉन के ऊपर बेटा मैंने आप सबको बताया था कि व्हाइट कलर की लेयर प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम क्या होता है बोलो जरा? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के बेटा मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे। मैंने बोला था बेटा जो माइलिन शीथ होती है ना, एक तो हीट इंसुलेटर होती है, दूसरा ये आयंस का लीकेज नहीं होने देती यहां से, बिकॉज आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है। ऐसा मैंने आपको पढ़ा रखा है। सुनिएगा बेटा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर बेटा ये माइलिन शीथ इम्परमिएबल है आयंस के लिए, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिस एरिया में माइलिन शीथ आएगी, ना तो वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप होगा, ना सोडियम वोल्टेज गेट होगा, ना पोटेशियम वोल्टेज गेट होगा, ना सोडियम पोटेशियम चैनल होगा। और मान लो बेटा ये इधर है आपका डेंड्रॉन, और ये डेंड्रॉन से इंपल्स जा रहा है बेटा सिनेप्टिक नोब की साइड। तो आपको बेटा एक बात सबको पता है कि जो माइलिन शीथ होती है ना, ये तो बेटा कैसी होती है, एक तरीके से बोलूं तो आयंस का लीकेज नहीं होने देती, यहां से आयन को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देती। तो फिर इंपल्स कैसे पहुंचता है सर? इंपल्स पहुंचता है ना, बताऊंगा कैसे। देखो यहां पर इंपल्स आया, ये सीधा जंप मारता है बेटा अगले नोड को। फिर यहां पर जो इंपल्स आता है, ये भी अगले नोड को बेटा जंप मारता है। यहां पर इंपल्स आया, ये अगले नोड को बेटा जंप मारता है। मतलब बेटा जो इंपल्स का कंडक्शन होता है ना, वो नोड टू नोड होता है, एक रेनवियर के नोड से दूसरा रेनवियर का नोड। और बेटा नोड टू नोड अगर कंडक्शन हो तो उसको नाम देते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये वर्ड बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुनिएगा जरा कि बेटा इंपल्स कंडक्शन या कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ये होता है बेटा नोड टू नोड। मतलब एक रेनवियर के नोड से दूसरा रेनवियर का नोड। और ऐसा अगर इंपल्स कंडक्शन हो तो इसको बेटा जी आप लोग नाम देते हो सॉल्टेटरी कंडक्शन। उछलता कूदता हुआ जा रहा है बेटा आपका इंपल्स, इसी का नाम होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सुनो बेटा, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन बेटा एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत बार आया है, और उसका नाम है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग इंपल्स कंडक्शन। कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस इंपल्स कंडक्शन को बेटा अफेक्टेड करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। सुनना बेटा, आप मुझे खुद आंसर करोगे। अगर इंपल्स को आपको बेटा डेंड्रॉन से और कहां पहुंचाना है? सिनेप्टिक नोब पर। समझ रहे हो ना? अगर मान लो बेटा मैं इस एक्सॉन की लेंथ को इंक्रीज कर दूं, लेंथ को बहुत ज्यादा कर दूं, तो इंपल्स कंडक्शन बेटा स्लो होगा कि फास्ट होगा? स्लो हो जाएगा। अरे दूरी बढ़ाओगे तो टाइम तो लगेगा ना बेटा। समझ रहे हो ना? तो इंपल्स कंडक्शन बेटा जो पहले ट्रांसमिट हो रहा था वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? कम। मतलब लेंथ के इंपल्स कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन बेटा अगर मैं इस एक्सॉन का डायमीटर बढ़ा दूं, तो डायमीटर अगर मैंने बढ़ाया तो अंदर बेटा आईसीएफ बढ़ेगा। आईसीएफ बढ़ेगा, दैट मींस आयंस बढ़ेंगे, नेगेटिव प्रोटीन्स बढ़ेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बढ़ेंगे। इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट बहुत जल्दी हो जाएगा। दैट मींस डायमीटर बढ़ाने पर इंपल्स कंडक्शन बेटा क्या होता है? फास्ट होता है। समझ में आ गया? एक बात और जो एनसीईआरटी ने दी हुई है, इनडायरेक्ट में बताऊंगा कैसे, कि बेटा एक तो होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है बेटा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोनों न्यूरॉनों में से बेटा वो कौन सा न्यूरॉन होगा जहां पर इंपल्स का कंडक्शन एक में तो स्लो होगा, एक में फास्ट होगा? माइलिनेटेड में। बताऊं क्यों? माइलिनेटेड में जा रहा है जंप करता हुआ। अगर ये माइलिन शीथ नहीं होती ना तो हर जगह पंप होते, तो इंपल्स को ट्रांसमिट होने में बेटा वक्त लगता। समझ रहे हो ना? तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना बेटा स्पेशल पॉइंट्स के अंदर। स्पेशल पॉइंट्स में बेटा मैं वो चीजें नोट कराता हूं ऑलवेज
जहां से बेटा पहले क्वेश्चंस आए हैं और वो कोई ना कोई ऑप्शन में दिख सकते हैं और इनडायरेक्ट वे में उनकी आधी अधूरी लाइनें एनसीईआरटी में हैं। तो देखो बेटा, पहला मैं आपको बता रहा हूं कंडक्शन ऑफ इंपल्स, या बेटा इंपल्स कंडक्शन। एक साथ ही लिखा देता हूं कि बेटा इंपल्स कंडक्शन जो होता है ना, वो बेटा प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर ऑफ एक्सॉन, प्रोपोर्शनल होता है बेटा माइलिनेटेड न्यूरॉन, यस और नो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ ऑफ एक्सॉन। उम्मीद करूंगा बेटा समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत बेटा? इस स्पेशल पॉइंट्स को आप याद रखना, और याद ही रखना है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए भले ही। कोई दिक्कत बेटा किसी को? इन दोनों का कंपैरिजन भी लिख लो। माइलिनेटेड न्यूरॉन, इसमें इंपल्स का कंडक्शन बेटा तेज होता है, फास्ट होता है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के कंपैरिजन में। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो बेटा, इधर एक बात और सुन लो कि बेटा इधर ध्यान से सुनना। पहले बेटा ना एनसीईआरटी में इस तरीके से, जब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते थे ना, तो जो सेरिब्रम था ना बेटा, उसको इस तरीके से क्लासिफाई नहीं किया था। सेरिब्रम का बेटा मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, आउटर कॉर्टेक्स और इनर पार्ट, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो किया। अब बेटा मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से साइड जाना चाह रहा हूं, कुछ एक चीजों को जानने के लिए जहां से क्वेश्चंस आए हैं, और बेटा वो शायद हो सकता है कि एक या दो ऑप्शन में किसी में दिख जाए। सुनो बेटा, हम लोग पहले पढ़ते थे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट। एक होता था फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब के बारे में चर्चा की हुई है बेटा आई के अंदर, और टेम्पोरल लोब के बारे में चर्चा की हुई है किसके अंदर? ईयर के अंदर। समझ रहे हो ना बेटा? अब मैं आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, कहीं से भी आ जाए। हमारा बेटा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इसके अलग अलग लोब में अलग अलग एरिया होते हैं। कोई देखने का काम करता है, कोई बोलने का काम करता है, कोई सुनने का काम करता है, कोई लिखने का काम करता है। समझ रहे हो ना बेटा? अलग अलग सेंटर होते हैं। 4 एरिया को बेटा आप याद रखना, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे बेटा वो एनसीईआरटी में है और नहीं है। 2 एनसीईआरटी में नहीं है, 2 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सुनो बेटा, एक आता है स्पीकिंग सेंटर, उसका नाम होता है बेटा ब्रोका एरिया, जो बोलने का काम करता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्रोका एरिया होता है बेटा आपका ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, फ्रंटल, इस जगह पर होता है बेटा ब्रोका एरिया, यहां एग्जैक्ट, जो बोलने का काम करता है। जो आप बोल रहे हो ना, वो ब्रोका एरिया से बोलते हो। अगर बेटा ब्रोका एरिया का न्यूरॉन अगर डैमेज हो गया ना, आपकी आवाज गायब। एक होता है बेटा वर्निक एरिया, वो सोच समझकर बोलने का काम करता है, मतलब सेंसरी एरिया ऑफ स्पीकिंग। जो आप जैसे बोलो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बोल रहे हो, दैट मीन्स आपका ब्रोका एरिया तो काम कर रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि स्पेशल पॉइंट्स है, अब ना, ब्रोका एरिया को हम लोग बोलते हैं मोटर एरिया ऑफ स्पीकिंग। ऐसे समझ लो, ब्रोका है तो बोलेगा। समझ रहे हो ना? अगर बेटा वर्निक भी काम कर रहा है, तो वो इंसान फिर सोच समझ कर बोलेगा, मतलब उसके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक परफेक्ट वे में होगा। कुछ कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपके? दोनों एरिया को याद रखना बेटा। एक कॉन्सेप्ट बस कि ब्रोका है तो बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो बोल तो रहा है लेकिन उसके वर्ड के अंदर बेटा एक परफेक्शन नहीं है। दैट मीन्स उसका वर्निक एरिया खत्म हो चुका है।
अगर कंप्लीट आवाज चली गई है इसका मतलब रोका भी गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, ब्रोका है तो बोलेगा और ब्रोका नहीं है तो नहीं बोलेगा। दो बेटा इनको आप याद रखना। एक आप रखना बेटा विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स, ये भी एक एरिया होता है विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स जो विजन का काम करता है, देखने का काम करता है। और एक और होता है बेटा उसका नाम होता है ऑडिटरी एरिया, वो सुनने का काम करता है। इन चारों के चारों एरिया को बेटा विद लोब याद रखना। मैं बता देता हूं एक एक को, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, सुनो बेटा इधर। सबसे पहले ब्रोका एरिया, यह होता है बेटा आपके फ्रंटल लोब में, यहां पर, ठीक है बेटा। यह होता है मोटर एरिया ऑफ स्पीकिंग, बोलने का काम करता है, पर जरूरी नहीं है सोच समझकर बोला जाए। एक होता है बेटा वर्निक एरिया, यह होता है बेटा आपके टेम्पोरल लोब में। और यह होता है बेटा सेंसरी एरिया ऑफ स्पीकिंग। मतलब कैसे बोलेगा, बोलना जरा बेटा सोच समझकर बोलेगा। सेंसरी का मतलब क्या होता है, सोच समझ के फंक्शन परफॉर्म करना। एक और याद रखना बेटा, जो ईयर के अंदर दिया हुआ है उसका नाम होता है ऑडिटरी एरिया, यह भी बेटा टेम्पोरल लोब में ही होता है। टेम्पोरल लोब मतलब जो टेम्पोरल बोन से कवर्ड हो। यह बेटा हियरिंग एरिया बेटा सुनने का काम करता है, ऑडिटरी। और एक होता है बेटा विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स। ये जो विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स एरिया होता है बेटा, ये ऑक्सीपिटल लोब में होता है, पीछे की साइड। बेटा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी वाली बात बताऊं, थोड़ा सा कल्चर को साइंस से रिलेट करूं। वैसे मेरे पास इतना वक्त नहीं है यार, बिकॉज है ना तुम लोगों ने पता नहीं पहले क्या क्या हमारा 301 को पढ़ा रहा होता ना, बहुत सारी नई नई चीजें सिखाता आपको। बट कोई ना, मैं कोशिश करूंगा, बट आप लोगों को बहुत कुछ छूटा पड़ा है बेटा। ऑक्सीपिटल लोब, इसका काम होता है बेटा विजन, देखना। इधर ध्यान दीजिएगा कि ब्रोका एरिया बोलने का काम करेगा, वर्निक एरिया सोच समझकर बोलने का काम करेगा। समझ में आ गया बेटा? वर्निक एरिया और ऑडिटरी एरिया बेटा सुनोगे तो ही तो सोच समझकर बोलोगे। वो कहते हैं ना, तू थोड़ा देर मुझे सुन तो ले, क्यों फालतू बकवास कर रहा है। मतलब सुनेगा तो ही सोच समझकर बोलेगा। ऐसा पता है क्यों होता है? दोनों एक ही लोब में तो हैं। ऐसा कभी सुना आपने भी बोला होगा लाइफ में बहुत बार, थोड़ी देर चुप हो जा, पहले मुझे सुन तो ले, फालतू बकवास किए जा रहा है। मतलब वो फालतू बकवास किए जा रहा है, इसका मतलब वो सोच समझकर नहीं बोल रहा। अब वो तुमको सुनेगा तो सोच समझकर बोलेगा। पता है क्यों? अरे सेंसरी एरिया ऑफ स्पीकिंग, ऑडिटरी एरिया दोनों टेम्पोरल लोब में होते हैं, पास पास होते हैं। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? और दूसरा रह गया बेटा विजुअल फील्ड कॉर्टेक्स, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। ऑक्सीपिटल, कैपी इसीलिए पहनते हैं जिससे विजुअल फील्ड एरिया कैसा रहे बेटा, ठीक रहे। कोई दिक्कत बेटा किसी को? इन चारों पॉइंट्स को याद रखना। देखो बेटा ये दोनों पॉइंट तो आपके इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना आई, तो इसके बारे में बात करूंगा, और जब पढ़ाऊंगा ना ईयर, तो इसके बारे में बात करूंगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बता दो। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नहीं। अब एक बात और सुन लो बेटा, क्रेनियल नर्व ये बहुत बेकार सी चीज है। इसने बड़ा माइंड ऑफ किया हुआ रहता है क्रेनियल नर्व ने। ये 12 पेयर होते हैं, पता होगा ना इतना तो आपको। बेटा इनके नाम तो आप मत याद रखना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा मैं एक बार आपको सीरीज बता देता हूं। उस सीरीज से नामों को सुन लो, और कुछ एक नाम जो मैं बताऊं जो एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में दिए हुए हैं, उनको जरूर बेटा आप याद रख लेना। समझ रहे हो ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं क्रेनियल नर्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं आपसे।
इधर देखो बेटा, बताओगे बेटा मुझे आप, सीरीज से याद रखना बेटा इनका नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। सबसे फर्स्ट का नाम क्या होता है, कौन सी नर्व, अरे बोल दो दोस्तों, अच्छा ऑल फैक्ट्री। दोस्तों सबसे ऊपर नहीं होते ऑल फैक्ट्री लोग, ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। बेटा कुछ एक बच्चों ने इसकी ट्रिक भी बना रखी होगी ना, नहीं बना रखी क्या, एब्डुसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लेसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। सुनो बेटा, ये 12 पेयर होती हैं। अब इधर ध्यान दो, ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑडिटरी, ग्लेसोफेरेंजियल और वेगस, ये आपको बेटा याद होनी चाहिए। बताऊं क्यों, मैं बता देता हूं आपको कि ऑल फैक्ट्री तो बेटा आपके इसी चैप्टर में दी हुई है। ऑल फैक्ट्री मतलब ऑल फैक्ट्री लोब, स्मेल का बेटा जो सेंस कराती है, हमारी नोज के अंदर से जाती है, ठीक है ना। ऑप्टिक बेटा ये देखने वाला काम करेगी, नाम से क्लियर होता है, ऑप्टिक आई के अंदर से जाती है ये, है ना। ऑडिटरी, ऑडियो मतलब सुनना, ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है, दी हुई है एनसीईआरटी में। वेगस नर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके विसरा होते हैं ना, स्मूथ ऑर्गन, सब जगह प्रेजेंट होती है वेगस नर्व। और बेटा ग्लेसोफेरेंजियल ये भी दी हुई है, आपने टंग होती है ना, टंग, इसके अंदर बेटा टेस्ट बर्ड होती है, ग्लेसोफेरेंजियल होती है बेटा जो टेस्ट का काम कराती है, समझ रहे हो ना। अब बेटा सुनो जरा, अगर आपको ये सब याद रह जाए एक एक बार, तो बेटा आप इनको याद रख ही लेना, एक बार सुन तो लो, ठीक है ना। अब बेटा इन पे से दो तरह के क्वेश्चंस और आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है नंबर पे से कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व तो सेंसरी है। सेंसरी का मतलब जो ओनली सेंसरी न्यूरॉन की बनी है, इंपल्स को पहुंचाएंगी सीएनएस तक। मोटर उनको बोलते हैं जो सीएनएसओ इंपल्स को लेके आएंगी। और बेटा तीसरी होती है मिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो बेटा सेंसरी के लिए मोटर, एक काम करना, मैं बेटा मोटर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं दो के बारे में कर लेता हूं, तीसरा अपने आप रह जाएगा। सेंसरी के बारे में और मिक्स्ड नर्व के बारे में बात कर लेता हूं, जो बच जाएगा वो मोटर। बेटा एक वर्ड याद रखना, उसका नाम होता है पसंद। कौन सा वर्ड, पसंद होता है ना, पसंद, किसी को आप पसंद करते हो, तो पसंद जो होता है ना बेटा, एक उसमें जो पहला वर्ड रहता है इसे 5 बन जाता है, 5 7 9 और 10, पसंद, ये होती है बेटा मिक्स नर्व। ये क्वेश्चन आया था बेटा, पसंद,
5, 7, 9 और 10। ठीक है बेटा। और एक वर्ड याद रख लेना बेटा, आदेश। किसी को आदेश करते हैं ना तो आ से बन जाता है 8, 8, दा से बन जाता है 2, दरी आ गया वो तो, और ए आता है ना ऊपर, इससे एक बन जाता है और इसका मतलब होता है सेंसरी, आदेश। ये बेटा सेंसरी होती है। इनके अलावा जो भी बच गई ना वो सब मोटर हैं बेटा। अभी एनसीईआरटी में बेटा, ये एनसीईआरटी हमारे टाइम पर भी नहीं था ये, लेकिन 15 में क्वेश्चन आया था। ठीक है। और ग्रुप आया था, ग्रुप, कि कौन कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व मिक्स्ड होती हैं। ठीक है ना बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, जिनको थोड़ा ट्रिक से जिस किसी ने पढ़ा था, पसंद किसको पसंद करना था, 5, 7, 9 और 10। और बेटा ये एक ही ऑप्शन में दिए हुए थे चारों के चारों, है ना। ग्रुप आया था ना कि कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा एक इसको आप याद रख लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। और जिन पर बेटा मैंने लगाया है ये बेटा आगे इसी चैप्टर में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नर्व क्या काम करती है। ठीक है ना, सुन रहे ना बेटा। इनके अलावा कुछ याद नहीं। वैसे इसका एक निमोनिक भी है, पता है कैसे, कि ऑल ऑपरेशन ओके है, ऑल ऑपरेशन ओके है, टीटी अब फंसे, और गाली वे ऐसे ही देंगे। ऐसा अब आप जिस तरीके से याद रखना चाहो वैसे याद रख लेना बेटा। ऐसा एक तरीका होता है जो मुझे थोड़ा इजी लगा, मैंने उस तरीके से याद रखा। ऑल से बन जाता है ऑल फैक्ट्री, ऑल ऑपरेशन, ऑपरेशन से बनता है ऑप्टिक, ओके का मतलब ऑक्यूलोमोटर, ऑल ऑपरेशन ओके है ना। टीटी अब फंसे, टी से बनता है ट्रोक्लियर, टी से बनता है ट्राइजेमिनल, अब से बनता है एब्डुसेंस, फंसे से बनता है फेशियल। ठीक है ना। अब वो आगे क्या करें, और गाली भी ऐसे ही देंगे। और से बनता है ऑडिटरी, गाली से बनता है ग्लेसोफेरेंजियल, वी से बनता है वेगस, ऐसे बनता है एसेसरी, और ही का मतलब होता है हाइपोग्लोसल। समझ रहे हो ना बेटा। याद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है इसके बाद क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, कोई परेशानी हो तो मेरे से अभी कह दे, नहीं है ना। अब सुनना बेटा, बोलो जरा आगे चलें। इस चैप्टर का बेटा जो पहला वाला पार्ट था सेंसरी ऑर्गन से पहले, वो चैप्टर वाला पार्ट बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई बच्चे को बेटा कहीं भी कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पहले पूछ लो, यहां तक जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसमें से। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं ना। अब देखो बेटा, इधर एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, इसमें बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस क्लास के मैक्सिमम बच्चे मेरे पास में भी आए, सर पढ़ा दो इंपल्स कंडक्शन, लेकिन मैंने उस समय इसलिए नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया बेटा? आए थे मेरे पास, मुझे चेहरे याद आते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब मैं इस क्लास का पार्ट हूं, समझ रहे हो ना। जब तो मैं इग्नोर मार रहा था भाई मुझे नहीं पढ़ाना है, अब मैं पढ़ाऊंगा बेटा। आधा घंटे मुझे सुनना गौर से। इंपल्स कंडक्शन का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे रह जाए। और एक बात बोल दूं, अगर मेरे से नहीं पढ़ा तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, ध्यान देना बोर्ड पे, सुनो। एक एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया हुआ है बेटा, उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन। सुनिए बेटा, आपको इतना तो पता है सारे बच्चों को कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है न्यूरॉन। वो न्यूरॉन बेटा कोई भी इंपल्स हो, इस इंपल्स को पहले बेटा सबसे पहले कौन डिटेक्ट करता है बोलो जरा? डेंड्रॉन। यही बेटा डिटेक्ट करता है, यही रिसीव करता है।
डेंड्रॉन ही तो इंपल्स को डिटेक्ट करता है, और डेंड्रॉन ही बेटा इंपल्स को क्या करता है बोलो जरा, रिसीव करता है। पहले पहचानेगा फिर रिसीव करेगा। इसके बाद बेटा डेंड्रॉन से ये इंपल्स बेटा ट्रांसमिट भी होता है। किसको ट्रांसमिट होगा? साइटोन को। वेरी गुड। और साइटोन से बेटा कहां जाएगा बोलो जरा? साइटोन से कहां पर ट्रांसमिट होता है? एक्सॉन को। और एक्सॉन से बेटा कहां जाता है बोलो जरा? अरे लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन, सिनेप्टिक नोब। और सिनेप्टिक नोब से बेटा इस इंपल्स को या इस मैसेज को या तो ट्रांसमिट कर दिया जाता है अगले न्यूरॉन को, मतलब किसको? सिनेप्स को, या बेटा इस इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। यह आप सबने बेटा पढ़ा और सुना होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा लोकोमोशन मूवमेंट्स में, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स किसको आया था? मसल को आया था। सुनो बेटा इधर, अब इस इंपल्स ट्रांसमिशन को बेटा मैं आपको शुरू करूं उससे पहले दो बातें आप जान लो जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये, मान लो बेटा ये मैंने आपका एक्सॉन बना दिया। कौन बना दिया बोलो बेटा? एक्सॉन। एक्सॉन बताओ मुझे क्या नर्व सेल का या न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? बोलो हां कि ना? बिल्कुल है। अब ये बेटा एक्सॉन के अंदर जो है फ्लूइड है, क्या इस फ्लूइड को मैं बेटा आईसीएफ नाम नहीं दे सकता? दे सकता हूं। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो सेल के कहां हो? अंदर। समझ में आ गया? और एक्सॉन से बेटा जो बाहर फ्लूइड होगा बोलो ना, उसका नाम होगा ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? आपने जब बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो एक बात आपने यह पढ़ी होगी कि इस आईसीएफ के अंदर बहुत सारी कौन सी प्रोटीन होती है? नेगेटिव प्रोटीन्स। और इसके अंदर बेटा कौन भी प्रेजेंट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी नेगेटिव चार्ज, ऑर्गेनिक एसिड। बेटा यह आपने पढ़ा सुना होगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सुनो बेटा, सारी बातें भूल जाओ, दो बातें याद रख लो कि एक्सॉन के अंदर वाला जो फ्लूइड है उसका नाम क्या होगा? आईसीएफ। कोई दिक्कत बेटा? क्यों होगा इसका नाम आईसीएफ? क्योंकि एक्सॉन न्यूरॉन सेल का पार्ट है और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम होता है आईसीएफ, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। एक्सॉन के बेटा जो बाहर होगा उसका नाम होगा ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी यहां तक? अब सुनना बेटा, आपने जब एक चैप्टर पढ़ा होगा ब्लड सर्कुलेशन, तो वहां पर बेटा आपने छोटा सा कंपैरिजन पढ़ा होगा Na+ का और K+ का, लेकिन नहीं पढ़ा तो फिर बेटा मैं बता देता हूं कि ईसीएफ जो होता है ना, इसके अंदर बेटा सोडियम आयन ज्यादा होता है और पोटेशियम आयन कम होता है। इस बात को याद रखना, यह बेटा बॉडी फ्लूइड्स की बात है। जबकि बेटा जो आईसीएफ होता है ना, इसमें अगर मैं Na+ का और K+ का कंपैरिजन करूं तो बेटा इसके अंदर कौन ज्यादा होता है? K+, पोटेशियम ज्यादा होता है। अब आप भूल जाते हो कि यार कहां किसके अंदर कौन ज्यादा था, है ना? तो मैंने बच्चों को भी बताया था बेटा, इतना तो याद रहता है कि एक कोई जगह है जहां पर तो कौन ज्यादा होता है? सोडियम। और एक कोई जगह जहां पर कौन ज्यादा होता है? पोटेशियम। मतलब आईसीएफ के अंदर कौन ज्यादा? के। दैट्स ऑल। बोलोगे तो नहीं ना कभी कि आईसीएफ में कौन ज्यादा? K+। तो ईसीएफ में कौन ज्यादा? Na+। अपोजिट हो जाना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं है ना बेटा? अब इसमें दो वर्ड और आएंगे इस चैप्टर में, उसमें एक वर्ड का तो नाम होगा बेटा इनफ्लक्स, और एक वर्ड बहुत आएगा बेटा उसका भी नाम होगा इफ्लक्स। देखो बेटा बहुत आसान सी बात है, कोई भी चीज आईसीएफ के अंदर आ रही है तो इनफ्लक्स, और कोई भी चीज अगर बेटा ईसीएफ में जा रही है तो बेटा कौन? इफ्लक्स।
ईसीएफ में जाना ई फ्लक्स, आईसीएफ के अंदर आना इनफ्लक्स। समझ में आ गया? आई के लिए आई आएगा, ई के लिए ई आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब मैं ऐसे कह दूं, सुनो ना बेटा, मेरी बात सुनो, मैंने कह दिया Na+ का इनफ्लक्स हो रहा है, इसका मतलब Na+ आईसीएफ में आ रहा है। समझ रहे हो ना? अरे आईसीएफ में आना इनफ्लक्स तो ईसीएफ में जाना ई फ्लक्स। क्लियर बेटा? मैंने कह दिया Na+ का ई फ्लक्स हो रहा है, कहां जा रहा है बेटा? ईसीएफ में जा रहा है। मैंने कह दिया K+ का इनफ्लक्स हो रहा है, कहां आ रहा है बेटा? मैंने कह दिया K+ का इफ्लक्स हो रहा है, कहां जा रहा है बेटा? ईसीएफ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी हो तो यहां तक बोल दो। अब एक बात और सुन लो बेटा, एक बात तो आपको ये याद रखनी है, एक बेटा मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन में आपको शुरू करूं। जगाओ इसको बेटा, जागो। डॉक्टर रविंद्र चौधरी क्लास चल रही है। ब्रेन न्यूरॉन, न्यूरॉन दिल के साथ खेल कर जिंदा रहा जा सकता है, दिमाग के साथ खेलकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। सही कह रहा हूं ना? दिमाग चल रहा है, दिमाग। देखो इधर सुनो, अब आप ये मत बोलना सर आप दिल दिमाग की किससे बात कर रहे हो, जिनके पास दोनों ही छोटे हैं उनसे नहीं। छोटे हैं लेकिन बेटा जितना नीड पड़ती है उनका इतने है इनके पास में, है ना? ऐसा नहीं समझना आप, भले कम होता है मेल के कंपैरिजन में। अरे होता है ना बेटा, आपने हार्ट नहीं पढ़ा? 250 ग्राम से 300 ग्राम, 250 ग्राम कहां होता है? फीमेल में। ऐसे ब्रेन के अंदर भी 1200 और 50 और एक होता है 300, तो 300 ग्राम का कहां होता है? मेल में, और 1250 ग्राम ये कहां होता है? फीमेल में। दिल दिमाग दोनों छोटे होते हैं, लेकिन जितना नीड है उतना है इनके पास में, ठीक है ना? अब आपको ये जानना है ना कम क्यों होता है, तो उसका रीजन मैं बता दूंगा, ठीक है? बट जितना आपको चाहिए ना इस धरती पर एग्जिस्ट करने के लिए उतना है, परेशान मत रहा करो, ठीक है? दिल अगर मैं मेल फीमेल का कंपैरिजन हूं तो मेल के पास बड़ा होता है, वैसे भी होता ही है ना, पर इसमें कोई शक भी नहीं है ना? अब बेटा ये मेरी गलती नहीं है, नेचर ने आपको ऐसा बनाया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। नहीं, अगर जूलॉजी के साथ अन्याय करूं तो वो भी गलत है ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। नहीं, जूलॉजी में है तो मैं बोलूंगा ना। नहीं नहीं, चलो इधर देखो, सुनो एक बात और जान लो बेटा। अब देखो मौका किसने दिया? सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे, हर एक बॉयज का ध्यान इधर था। अब आप लोग मुझे मौका दोगे ना तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास ब्रोका है, ब्रोका है तो बोलेगा। वो एक बात अलग है कि वर्निक मेरा थोड़ा सा कमजोर है, दैट मीन्स मैं सोच समझ कर नहीं बोल पाता, बट बेटा ब्रोका है तो बोलेगा, ठीक है? इधर सुनो अगला बेटा, एक बात और याद रखना कि बेटा ये जो एक्सॉन की जो एक्सोलीमा होती है ना, एक्सोलीमा जानते हैं ना बेटा? एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इस एक्सोलीमा के ऊपर बेटा 4 टाइप की डिवाइस प्रेजेंट होती हैं। इधर ध्यान दो, ये जो एक्सॉन है ना, इस एक्सॉन की एक्सोलीमा पर बेटा यहां पर 4 टाइप की डिवाइस प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी डिवाइस होती है ध्यान रखना बेटा इधर। अरे मैं यहीं पर खत्म करा दूंगा इस मैकेनिज्म को, अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो। सुनो बेटा, ये जो 4 टाइप की डिवाइस होती है ना, एक डिवाइस उसका नाम है बेटा यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप। एक बेटा जो डिवाइस उसका नाम है सोडियम वोल्टेज गेट। एक जो डिवाइस है बेटा उसका नाम होता है पोटेशियम वोल्टेज गेट। और बेटा 4 नंबर की जो डिवाइस है उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम चैनल। सुनो बेटा इधर देखो, ये जो बेटा डिवाइस है इनमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बेटा सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। बेटा सुनो, नाम बहुत आसान है, घबराना मत। सोडियम पोटेशियम पंप एक है चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल। एक बार दोनों को अलग कर दो और वोल्टेज गेट बना दो। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, पोटेशियम वोल्टेज गेट। नाम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सुनो बेटा, पंप की नीड कब पड़ती है आपको?
फॉर एग्जाम्पल इधर सुनो, मान लो बेटा, अरे बॉयज, ये बेटा इधर एक कंटेनर, एक इधर कंटेनर, ये ए और ये मैंने नाम दे दिया बी। 100 लीटर वाटर, 20 लीटर वाटर, वाटर को लेके आना चाहते हो आप ए से बी में, किसी मोटर या पंप की नीड है क्या? नहीं, आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर बी से ए में लेके जाना चाहते हो ना, तो इस जगह पर नीड पड़ेगी बेटा, पंप की, मोटर की नीड पड़ेगी। यस और नो? क्यों पड़ रही है पता है? क्योंकि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चल रहे हो। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक वर्ड याद रख लो बस मन में, पूरी जूलॉजी में, ना केवल इस चैप्टर में, कि पूरी जूलॉजी में कहीं भी पंप वर्ड आ जाए, आप समझ जाना वहां फंक्शन हो रहा होगा अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और बेटा अगर पंप काम कर रहा है, दैट मींस एनर्जी काम कर रही है। मतलब पंप का जब भी कोई फंक्शन होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? एक्टिव होगा, एटीपी की नीड होगी। समझ में आ गया? मतलब बेटा इस वर्ड को यहां पर गौर से लिख लो कि पंप जो होता है ना, इसका फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा होता है? एक्टिव। क्यों बेटा? क्योंकि पंप जो फंक्शन करता है, ये करता है बेटा अगेंस्ट या अपोजिट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आ गया बेटा? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसके अलावा बेटा ये जितने भी डिवाइस हैं, चाहे बेटा आपका सोडियम वोल्टेज गेट हो, पोटेशियम वोल्टेज गेट हो, सोडियम पोटेशियम चैनल हो, इनकी बेटा सबकी जो वर्किंग होती है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसी होती है? पैसिव। समझ में आ गया? अगर इनकी वर्किंग बेटा पैसिव है तो ये एलोंग या बेटा फिर कैसे फंक्शन करते होंगे? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया बेटा? अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी मैं न्यूरॉन मैकेनिज्म शुरू नहीं कर रहा, एक बात सुन लो बस, कि पंप का फंक्शन होता है अपोजिट, और उसके अलावा बेटा कोई भी डिवाइस हो उसका फंक्शन होता है एलोंग या अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरली ऐसे ही बोल रहा हूं, आप बेटा मुझे आंसर करना। ये बेटा आपका एक्जॉन, और मैं आपको अब नॉर्मल वे में बोल रहा हूं, ठीक है? चलो एक बात और बता दूं, फिर कहीं भूल जाओ। अपोजिट और इनका मतलब ये भी लिख लो। अगेंस्ट का मतलब होता है लो टू हाई। समझ रहे हो ना बेटा? और बेटा अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? हाई टू लो, मतलब ज्यादा से कहां जाना? कम। यही तो नेचर है। सुनो बेटा इधर, मान लो बेटा मैंने आपको एक बात बोल दिया, इस एक्जोलीमा के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है, ठीक है? तो मैं आप बच्चों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है तो बेटा वो Na+ का इनफ्लक्स करेगा कि इफ्लक्स करेगा? इनफ्लक्स के साथ कितने बच्चे जाना चाहते हैं? हाथ पर खड़े करो तो। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे क्वेश्चन को सुनना गौर से। अगर इस एक्जोलीमा पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है तो बेटा मैंने पूछा आपसे कि Na+ का इनफ्लक्स होगा कि इफ्लक्स होगा? इफ्लक्स होगा। कैसे पहचाना? देखो, आपने सोचा होगा पंप है, अपोजिट वर्क करता है, मतलब लो टू हाई। Na+ ज्यादा कहां है? ECF में। कम कहां है? ICF में। यस और नो? और पंप का फंक्शन क्या होता है? लो टू हाई, मतलब Na+ को कहां लेके जाएगा? बाहर। इसका मतलब क्या करेगा? इफ्लक्स। नहीं आया समझ? कुछ हाथ पल्ले पड़ रहा है आपके डॉक्टर साहब? कि दूसरा तरीका बताऊं? समझ में आ रहा है ना? ठीक, घबराओ मत, तर्कस में बहुत तीर हैं, जो चाहोगे ना वो चला दूंगा। समझने से समझ में आया तो ठीक है, नहीं ऐसा रटा दूंगा। बैठते भी कभी सोते जागते पूछ लिया ना पोलराइजेशन में कौन कौन एक्टिव है, तो मुंह से दो ही वर्ड निकलेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम चैनल। घबराना मत बेटा।
उस लेवल पे ले जाऊंगा ना, आंख बंद करके भी ऐसे डाला ना पेन को एमआर सीट पे, वो वहीं जाके गिरेगी जो करेक्ट ऑप्शन है। इधर सुन लो, सुनो इधर बेटा, मैंने कह दिया तो मेरा दूसरा बेटा क्वेश्चन सुनना। इस एक्जोलिमा पर सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है, तो बेटा वो के प्लस का इनफ्लक्स करेगी कि इफ्लक्स करेगी? के प्लस का। देखो पंप है ना, कैसे फंक्शन करता है, लो टू हाई। बेटा के प्लस लो कहां पर है, ईसीएफ में, हाई कहां पर है, आईसीएफ में। लो टू हाई के प्लस को अंदर लेके आएगा, इसका मतलब इनफ्लक्स करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसके अलावा मैं कोई भी नाम बोल दूं, मैंने कह दिया आपको जनरली सोडियम वोल्टेज गेट ओपन है, तो सोडियम से लेना देना है। बेटा सोडियम का इनफ्लक्स करेगा कि इफ्लक्स करेगा? इनफ्लक्स, क्योंकि सबके सब पैसिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Na+ की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है, ईसीएफ में, कम कहां है, आईसीएफ में, तो अंदर ही तो लेके आएगा, इनफ्लक्स करेगा। पोटेशियम वोल्टेज गेट के प्लस का इफ्लक्स करेगा, अंदर पोटेशियम जाता है, बाहर कम है, हाई टू लो जाएगा। नहीं आया समझ? सोडियम पोटेशियम चैनल Na+ का इनफ्लक्स, के प्लस का इफ्लक्स। कितने लोगों का हाथ पल्ले पड़ा है मैंने जो बोला? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो? ये एक भी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक भी नहीं है गर्ल्स? एक इसको बेटा सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है एक्चुअली वहां पे, Na+ कहां जाएगा? सोडियम पोटेशियम, घबरा मत मेरे, समय दूर है। सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है एक्चुअली वहां पे, तो Na+ कहां जाएगा? है Na+ का इफ्लक्स होगा कि इनफ्लक्स होगा? इफ्लक्स होगा। ठीक है, फिर सुनो बेटा इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप किसी को? कौन किसको कहां लेके जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है ना? बस एक बात याद रख लो, पंप जो होता है ना वो अपोजिट वर्क करेगा। समझ में आ गया? पंप होता ही इसलिए है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने के लिए, और अगर अगेंस्ट जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए भाई, दैट मींस एक्टिव प्रोसेस होगा। और ये जितने भी है ना, ये सब अलोंग वर्क करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो इन सब का फंक्शन कैसा होगा, पैसिव होगा। कोई तकलीफ किसी को, कोई परेशानी किसी को? अब देखो इधर, इसके बाद बेटा मैं शुरू करूंगा इंपल्स कंडक्शन का मैकेनिज्म। अब तक क्या कर रहे थे, इंपल्स कंडक्शन को कंप्लीट करा दिया मैंने दोस्तों। कुछ ना है, मुझे बकवास करनी है बस थोड़ी सी देर। मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन। सुनो बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस मैकेनिज्म के अंदर 3 टाइप्स के इवेंट देखने को मिलते हैं। इसके बेटा एक इवेंट का नाम होता है पोलराइजेशन, अगले इवेंट का नाम होता है बेटा डिपोलराइजेशन, और लास्ट जो इवेंट है इसका नाम होता है बेटा रिपोलराइजेशन। बेटा पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। पोलराइजेशन का मतलब होता है बेटा रेस्टिंग फेज, मतलब आपका जो न्यूरॉन है ना वो आराम कर रहा है। आराम कब करेगा, जब कोई भी इंपल्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब इंपल्स कैसा होना चाहिए, एब्सेंट। अगर इंपल्स होगा ना तो फिर तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो आराम कैसे किया। फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं, प्रैक्टिकली सुनना। सब लोग एकदम चुप हो जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब मैं बोल रहा हूं है ना, अभी आप जब एकदम साइलेंस था ना तो आपके ईयर के जितने भी न्यूरॉन थे ना उनके पास कोई इंपल्स नहीं था, मतलब वो क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, पोलराइजेशन में थे। सब लोग आंखें बंद करो, तो एकदम आंखें बंद करो सब लोग। इसका मतलब आपके आई के जो न्यूरॉन है ना अभी पोलराइजेशन स्टेट में है, रेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने आंखों को खोला, देखना शुरू किया, दैट मींस इंपल्स को रिसीव किया। मतलब इंपल्स नहीं है तो बेटा कौन सा फेज, पोलराइजेशन। उसको क्या नाम देते हैं,
हेलो, हाँ सर। सुनो बेटा, इधर देखो, मैं क्या बोला आपको कि अगर इंपल्स एब्सेंट तो क्या होगा, पोलराइजेशन। बेटा डिपोलराइजेशन तब होता है जब बेटा कोई ना कोई क्या आ जाए, बोलो इंपल्स। इंपल्स प्रेजेंट होगा, कोई मैसेज प्रेजेंट होगा, कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट होगा, तो ही क्या होगा, बोलो जरा। सुनो बेटा इधर, मैकेनिज्म ऑफ इंपल्स कंडक्शन, इसमें बेटा एक स्टेप है, उसका नाम है पोलराइजेशन, एक का नाम है डिपोलराइजेशन, एक का नाम बेटा रिपोलराइजेशन। मैंने क्या बोला, जब न्यूरॉन आपका रेस्ट कर रहा है मतलब पोलराइजेशन। अब कोई इंपल्स आया तो न्यूरॉन बेटा क्या होने लगता है, डिपोलराइज। अब फिर दोबारा रेस्टिंग फेज में जा रहा है, इसका मतलब रिपोलराइजेशन। पहला इवेंट शुरू करता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे फर्स्ट इवेंट, इसका नाम है बेटा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में एक बात आपको पता है कि इसको बेटा आप लोग कौन सी फेज भी नाम देते हो, रेस्टिंग फेज। जब बेटा हम लोग रेस्टिंग फेज में न्यूरॉन को देखते हैं और न्यूरॉन के बेटा एक्सॉन को देखते हैं, तो बेटा इस रेस्टिंग फेज में हमको ये जो आपका एक्सॉन है, इस एक्सॉन के बेटा अंदर नजर आता है नेगेटिव चार्ज, और बेटा इस न्यूरॉन के बाहर नजर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस बेटा चार्ज में डिफरेंस है तो नो डाउट यहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल तो जनरेट होगा। अगर बेटा मैं इनर साइड में पोटेंशियल निकालूं तो इसकी वैल्यू आती है -70 मिली वोल्ट, और ये बेटा जो -70 मिली वोल्ट जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोग नाम देते हो RMP। RMP का मतलब होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या नाम होता है बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक बात बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बेटा RMP जो है एनसीईआरटी में बेटा देखो दो चीजें दी हुई हैं। मन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताओ, ये बात तो हमने आपकी मान ली कि जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट करता है तो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर तो नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पोटेंशियल निकालें तो उसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है। लेकिन एनसीईआरटी ने बेटा दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। एनसीईआरटी कहती है कि जो आरएमपी है, पहली बात तो यह बता दो कि यह बना किसका होता है, मतलब जो माइनस जो चार्ज है, नेगेटिव जो वैल्यू, इसके लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल कौन है। दूसरा बेटा ये क्वेश्चन अलग है कि इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन कौन रखता है। तो बेटा अगर आपको आए क्वेश्चन कि आरएमपी मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है, तो बेटा मैंने बताया था आपको कि आईसीएफ के अंदर कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होती है, और कौन होता है बोलो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी वजह से बेटा अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन बेटा इस नेगेटिव चार्ज को जो मेंटेन रखता है उसका नाम होता है बेटा एक डिवाइस, और उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप देखो बेटा कैसे मेंटेन रखता है इस नेगेटिव चार्ज को। इधर ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, इधर आपको इतना तो पता है, मान लो बेटा इस एक्सोलिमा पर ये बेटा मैंने आपको सोडियम पोटेशियम पंप बना दिया। अगर ये पंप है ना तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क करेगा, मतलब लो टू कहां लेके जाएगा, हाई। अगर मैं Na+ की बात करूं तो Na+ लो कहां होता है, आईसीएफ में, हाई कहां होता है, ईसीएफ में। तो बेटा Na+ का तो क्या करता है बोलो जरा, ये इफ्लक्स करता है, बाहर लेके जाता है। तो बेटा K+ का क्या करेगा, ये बोलो जरा, इनफ्लक्स करेगा। लेकिन बेटा इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप बोलोगे सर कैसे काम करने का तरीका अलग है, बताओगे जरा। तो बेटा मैं बताता हूं, सुनना कि पंप जब बेटा एक्टिव होता है ना, तो बेटा ये 3Na+ को तो बाहर लेके जाता है,
लेकिन बदले में ओनली बेटा कितना के प्लस लेके आता है 2। आप सोचो बेटा, अगर 3 के प्लस बाहर जा रहे हैं, 2 के प्लस अंदर आ रहे हैं, तो एक बार के पंप के फंक्शन में अंदर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। अरे 3 पॉजिटिव बाहर, 2 पॉजिटिव अंदर, तो एक बार पंप की बेटा एक्टिवेशन में एक अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा है? नहीं आई बेटा बात समझ में? तो सुन लो बेटा, पोलराइजेशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, ये था तो बेटा नेगेटिव प्रोटीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, लेकिन जो इसको मेंटेन किया उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे बेटा इसने मेंटेन किया नेगेटिव चार्ज को? इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्या करता है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप? 3Na+ का तो क्या करता है बोलो जरा बेटा? इफ्लक्स। और बेटा 2K+ का ये क्या करता है बोलना जरा बेटा? इनफ्लक्स। हर एक बेटा एक्टिवेशन में अंदर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? एक बात और सुन लो बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पर बता देता हूं आपको। ये जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं ना, इनके बारे में एक बात यहीं पर सुन लो आप। आपको बेटा मैं बार बार डिस्कस करूं कि सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन। कोई भी बेटा इवेंट हो, चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे डिपोलराइजेशन हो, चाहे रिपोलराइजेशन हो, सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं। यहां पर भी बेटा ओपन होंगे। कैसे होंगे देखो, एक तो बेटा पंप ओपन है यहां पर। पंप के अलावा बेटा यहां पर कौन भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है बोलो जरा? चैनल। चैनल क्या करेगा? इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल पे। बताऊं कैसे? ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वर्क करता है। तो बेटा Na+ का तो क्या करेगा? इनफ्लक्स, अंदर लेके आएगा। और K+ का क्या करेगा? इफ्लक्स। लेकिन इससे बेटा चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही Na+ को अंदर लेके आता है और एक K+ को बाहर लेके जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करता है ना बेटा। अपोजिट वर्क ओनली कौन करते हैं? पंप। चैनल, वोल्टेज गेट, ये बेटा अलोंग वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो बेटा मुझे आप एक बात बताओ थोड़ा सा यहां पे, कि पोलराइजेशन में कौन कौन बेटा एक्टिव है? जल्दी से बोलो, बोलो ना बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप, ओपन की क्लोज? ओपन। सोडियम पोटेशियम चैनल, ओपन की क्लोज? ओपन। इसके अलावा बेटा कोई और नाम आ जाए, वो बेटा हमने उनकी बात ही नहीं करी, इसका मतलब वो क्या रहे होंगे? क्लोज। तो बेटा ये इवेंट था, इसका नाम था कौन बोलो जरा बेटा? बोलो ना, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वैल्यू -70 मिलीवोल्ट होती है, इसको आरएमपी बोलते हैं। आरएमपी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव प्रोटीन एंड एसिड, और इसको जो मेंटेन रखता है उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अब देखो इधर, अगला बेटा जो इवेंट है उसका नाम है बेटा डिपोलराइजेशन। सुनो बेटा, डिपोलराइजेशन एक तो कब होगा पहले मुझे यह बता दो कि डिपोलराइजेशन तब होगा जब पहले कौन आ जाएगा? इंपल्स। ये जैसे बेटा इंपल्स आता है डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, जैसे ही बेटा ये एक्सॉन के पास में इंपल्स पहुंचता है, ये बेटा किसी से कुछ नहीं कहता, इसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्ट सबसे पहले आते आते क्या करता है? सोडियम पोटेशियम पंप, इनको क्या करता है बोलो बेटा? क्लोज, बंद हो जाओ। और बेटा आप सबको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप अगर बेटा बंद हो गया तो आप सब जानते हो, इससे पहले वाले इवेंट में आपने अंदर एक पोटेंशियल पढ़ा था -70 मिलीवोल्ट, जिसको मेंटेन रखने में किसका रोल था? सोडियम पोटेशियम पंप का। इस पंप को आपने क्या कर दिया? बंद। तो बेटा ये जो पोटेंशियल है ना नेगेटिव,
ये कम होने लगेगा। यस और नो? और जब बेटा पंप हो गया क्लोज, तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये कम होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये -70 से कितना हो जाता है, -60 मिली वोल्ट। ये जो बेटा 10 मिली वोल्ट का जो डिफरेंस आया है, इस 10 मिली वोल्ट के डिफरेंस को आप लोग बोलते हो बेटा थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। और बेटा ये जो -70 मिली वोल्ट से -60 मिली वोल्ट जो पोटेंशियल हुआ है, इस पोटेंशियल को आप लोग नाम देते हो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। बेटा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जहां पर सोडियम वोल्टेज गेट क्या हो जाए, बोलो जरा, ओपन। सोडियम वोल्टेज गेट ओपन तो फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब इनफ्लक्स ऑफ क्या होगा, Na+। Na+ कंटिन्यू अंदर आएगा तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, और जब इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़कर हो जाती है +35 मिली वोल्ट, तो बेटा इसको आप लोग नाम देते हो एक्शन पोटेंशियल। और बेटा मैं एक बात आपको बोल दूं कि बेटा द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंपल्स, इसी का नाम होता है बेटा डिपोलराइजेशन। नहीं आया समझ? गौर से सुनना। सबसे पहले इंपल्स आया, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हुआ, ये बंद होगा, ये नेगेटिव चार्ज कम होगा। जैसे ही -70 से -60 हुआ तो 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आया, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। और ये जो पोटेंशियल है इसका नाम होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जो सोडियम वोल्टेज गेट को ओपन कर देता है। अगर ये ओपन हुआ तो Na+ का इन्फ्लक्स होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। अगर बेटा ये अगर इन्फ्लक्स हुआ तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू +35 मिली वोल्ट हो जाएगी तो उसका नाम क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल क्या बीमारी है अभी बेटा मैं बताऊंगा, थोड़ी देर सुनना। मुझे पहले मुझे यह बता दो कि बेटा डिपोलराइजेशन में जब कंप्लीट डिपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो बेटा एक्सॉन की कहानी क्या रही होगी। अंदर तो कौन सा चार्ज और बाहर कौन सा चार्ज पता है ना बेटा, लेकिन अंदर वाले जो चार्ज की जो वैल्यू है वो रही होगी कितना, +35 मिली वोल्ट। यस और नो बेटा? क्योंकि इसी का नाम होता है कौन सा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। बेटा एक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। पहले मुझे थोड़ा समरी बताओ इसकी, इसमें कौन कौन ओपन था और कौन कौन क्लोज था, बोलना बेटा जरा। सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज, सोडियम वोल्टेज गेट, वेरी गुड बेटा, ओपन। बेटा सोडियम पोटेशियम चैनल ऑलवेज ओपन, सोचना ही नहीं बेटा ज्यादा। पोटेशियम वोल्टेज गेट बंद, जब बातें नहीं करें तो वो बंद रहा होगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? अब बेटा एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सुनना, मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर सुनो बेटा। मुझे पेन देना है यहां से, ये मुझे पेन दो। देखो बेटा एक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इधर सुनो। ऐसे मान लो बेटा आपने पढ़ा होगा कि हमारी न्यूरॉन सेल जो होती है ना, हमारी एनिमल्स की बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लेकिन इतनी भी लार्ज नहीं होती कि एक ही न्यूरॉन बेटा इंपल्स को कहां पहुंचा दे, CNS को। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, एक बेटा एक्सॉन ये रहा और बेटा एक एक्सॉन ये रहा, समझ में आया? ऐसे बेटा न्यूरॉन का एक पूरा सीरीज होता है। अब बेटा यहां पर मान लो मेरे किसी ने निडल लगाई, तो यहां पर इंपल्स आया, उसको इस न्यूरॉन ने क्या किया, रिसीव किया। क्या ये अकेला न्यूरॉन बेटा ब्रेन तक पहुंच रहा है? नहीं। अब ये न्यूरॉन इस इंपल्स को अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर करे, वो तब पॉसिबल है जब पहले इस न्यूरॉन के अंदर कौन जनरेट हो जाए, एक्शन पोटेंशियल। मतलब एक्शन पोटेंशियल बेटा वो पोटेंशियल है
जिस पर इंपल्स को एनोदर न्यूरॉन को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। अब इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल आ गया तो इंपल्स बेटा इस वाले न्यूरॉन को आ जाएगा और ये न्यूरॉन अगेन क्या होने लगेगा, रिपोलराइज, रेस्टिंग फेज में आने लगेगा। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब एक्शन पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल होता है जिस पर इंपल्स को या तो बेटा हम एनोदर न्यूरॉन को, एनोदर न्यूरॉन का मतलब, एनोदर न्यूरॉन का मतलब किसको दे सके, सिनेप्स को, या किसको भी दे सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। समझ रहे हो ना? तो बेटा सुनना जरा, तभी तो बेटा इंपल्स आगे बढ़ेगा। एक्शन पोटेंशियल का मतलब यही होता है। सुनो बेटा, एक्शन पोटेंशियल इस पर बेटा, टाइम हो गया क्या, 5 मिनट है ना, तो रुको ना थोड़ी देर सर। क्या सर? प्लीज यार, प्लीज प्लीज, 1 घंटे की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आई लव यू सर, प्लीज। इधर देखो, इंपल्स बेटा ट्रांसमिट कर दिया जाता है एक्शन पोटेंशियल आते ही। यार हो नहीं पाएगा, या तो किसको बोलो, सिनेप्स को, बेटा आवाज ना करो प्लीज, या किसको बोलो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। और जैसे बेटा ये अगले न्यूरॉन को चला जाएगा तो ये न्यूरॉन खुद क्या होने लगेगा, रिपोलराइज, दोबारा से रेस्ट में आने लगेगा। कैसे आता है सुनना। अरे यार कितना जल्दी टाइम निकल जाता है ना। तू हमसे पूछ, कितना मुश्किल से तेरे को झेल पाते, तू टाइम निकलने की बात कर रहा है। समझ रहा हूं बेटा, रुक जाओ। रिपोलराइजेशन कब होता है, एज ए इंपल्स ट्रांसमिट टू सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे बेटा इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे न्यूरॉन को या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, सबसे पहले बंद होते हैं सोडियम वोल्टेज गेट। ये क्या हो जाते हैं, क्लोज। ये क्लोज अगर हो गए तो बेटा इनफ्लक्स ऑफ Na+, ये हो जाता है बेटा स्टॉप। और जैसे ये स्टॉप होता है, 2 चीजें यहां पर एक साथ शुरू होती हैं। एक का तो नाम होगा सोडियम पोटेशियम पंप। इसका तो तरीका आप जानते ही हो, नेगेटिव चार्ज बिल्ड करता है ना, क्योंकि बेटा ये 3Na+ का तो क्या करता है, इफ्लक्स, और 2K+ का क्या करता है, इनफ्लक्स। पता है ना बेटा? लेकिन आपको पता है पोटेशियम, इसके अलावा बेटा यहां पर एक शुरू हो जाएगा पोटेशियम वोल्टेज गेट। ये भी बेटा अंदर नेगेटिव चार्ज को प्रमोट करेगा। बताऊं कैसे? क्योंकि बेटा पोटेशियम वोल्टेज गेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। पोटेशियम ICF में ज्यादा है, ECF में कम है, तो ये भी क्या करेगा, इफ्लक्स ऑफ K+। अरे बेटा ये तो एक 3 पॉजिटिव को बाहर लेके जा रहा है, 2 पॉजिटिव को अंदर, तो अंदर नेगेटिव चार्ज बिल्ड कर रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज को कंटिन्यू बाहर लेके जा रहा है, तो इससे भी अंदर कौन सा चार्ज बिल्ड होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो ना? और जब बेटा नेगेटिव चार्ज बिल्ड होगा, और जब बेटा ये नेगेटिव चार्ज बिल्ड होते होते इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इधर ध्यान दो। इससे पहले थी बेटा +35, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन, -70 मिली वोल्ट। तो बेटा हम लोग कह देंगे कि इस ये जो इवेंट होती है इसी का नाम क्या होता है, बोलो जरा, रिपोलराइजेशन। और इस रिपोलराइजेशन में ये जो वक्त लगता है इसका नाम होता है बेटा रिफ्रैक्टरी पीरियड। समझ में आ गया बेटा? मुझे एक बात बता दो, रिपोलराइजेशन में कौन ओपन कौन क्लोज, जल्दी से बेटा। सोडियम पोटेशियम पंप,
बोलो ना बेटा, ओपन। सोडियम वोल्टेज गेट क्लोज बेटा। पोटेशियम वोल्टेज गेट ओपन बेटा। ओपन ही तो हुए थे, देखना जरा। यही तो अंतर होता है बेटा पोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, बताऊंगा अभी। ये तो हमेशा ही चालू रहते हैं, सोचना ही मत। कैसे होते हैं बोलो जरा बेटा, ओपन। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको कि पोलराइजेशन, इधर ध्यान दो, जैसे बेटा -70 आ जाता है ना दोबारा से, तुरंत कौन बंद हो जाते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेट। मतलब फिर न्यूरॉन किस में आ गया? पोलराइजेशन में। तो रिपोलराइजेशन पोलराइजेशन में यही डिफरेंस होता है बेटा, सब कुछ सेम है कि रिपोलराइजेशन में कौन ओपन रहते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेट, जो पोलराइजेशन में ओपन नहीं थे। यहां तक बेटा कोई दिक्कत किसी को? ये दोबारा से रेस्ट में आ गया। अब एक बात सुनना, 1 मिनट सुन लो बेटा बस, है ना। एक बात बताओ मुझे, सोडियम पोटेशियम पंप की बात कर रहा हूं मैं केवल, है ना। रिपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप ओपन की क्लोज? ओपन। डिपोलराइजेशन में, पोलराइजेशन में, मतलब एक बात बताऊं, सोडियम पोटेशियम पंप अगर ओपन, इसका मतलब अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एनर्जी चाहिए। मतलब पोलराइजेशन में एनर्जी चाहिए, रिपोलराइजेशन में भी एनर्जी चाहिए, बट डिपोलराइजेशन में एनर्जी नहीं चाहिए। इसका मतलब सर यह हुआ कि जब हमारा न्यूरॉन रेस्ट करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, और जब इंपल्स को ट्रांसमिट करता है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। और यही सच्चाई है बेटा कि पोलराइजेशन, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता ना इसको डीपीपी में डायरेक्ट, कैसे? रेस्टिंग फेज इज एक्टिव प्रोसेस एंड द इंपल्स ट्रांसमिशन फेज डिपोलराइजेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, तो कोई बिलीव भी नहीं करता। और होता भी यही है कि न्यूरॉन जब रेस्ट करता है ना तो उसको एनर्जी चाहिए, और जब इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, डिपोलराइज होता है, तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। देखो बेटा, इस लाइन को लिख लेना आप स्टार लगा के, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और 110% आएगा। और फिर मत बोलना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था। पोलराइजेशन कौन सा फेज था? एक्टिव प्रोसेस है बेटा। एनर्जी चाहिए इसको, क्योंकि यहां पर पंप क्या थे? ओपन। लेकिन बेटा डिपोलराइजेशन, बेटा अगर किसी बच्चे को जाना हो तो चले जाओ, परेशान मत हो बेटा, जा सकते, कोई इशू नहीं है। अगर किसी को जाना हो तो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मैं तो पूछ रहा हूं बेटा, ऐसे मुझे तैयार से लग रहे हो। ये बेटा कैसा प्रोसेस होगा? पैसिव। अब सुनो बेटा, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा, विद इन सेकंड में आप ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसको याद रखना बस। कि हमको सर ने बोला था कि जब न्यूरॉन रेस्ट करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और जब इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। अब सुनो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोला कि कौन से फेज में कौन क्लोज है कौन बंद है। सुनना, जैसे मैंने आपसे पोलराइजेशन की बात करी, तो पता आप क्या सोचोगे? सर ने बोला न्यूरॉन रेस्ट करता है, एनर्जी चाहिए। पोलराइजेशन एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए? सोडियम पोटेशियम पंप ओपन रहा होगा। यस और नो? डिपोलराइजेशन इंपल्स आ रहा है, सर ने बोला था जब उसको एनर्जी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? सोडियम पोटेशियम पंप बंद था। यही बात समझ में। अब आप क्या सोचोगे? यार डिपोलराइजेशन में एक एक्शन पोटेंशियल और होता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप तो बंद था, बट उसमें ऐसा क्या ओपन था जैसे +35 हो गया? अंदर पॉजिटिव चार्ज कौन बिल्ड कर सकता है? सोडियम वोल्टेज गेट, वो तो सोडियम का इन्फ्लक्स करता है। तो डिपोलराइजेशन में एक तो कौन ओपन रहेगा? सोडियम वोल्टेज गेट, सोडियम पोटेशियम चैनल। सोडियम पोटेशियम पंप क्या रहेंगे? वहां बंद रहेंगे। अपोजिट सोच लेना बेटा। कल मेरी क्लास है क्या?